हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राएली नेताओं के पैरों तले जमीन सिकुड़ती जा रही है। दूसरे देशों में जाना उनका मुश्किल होता जा रहा है। कम से कम 29 देशों में इस्राएली नेताओं के जाने पर पाबंदी है, जिसमें कई पश्चिमी देश शामिल हैं। मगर इन इस्राएली नेताओं का स्वागत सिर्फ एक देश में हो रहा है, हमारे भारत में। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है बेज़लेल स्मोट्रिक, इस्राएल के वित्त मंत्री, जो कल भारत में थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, भारत में आकर इन्होंने ज्ञान भी दिया। मगर बेज़लेल स्मोट्रिक उन इस्राएली नेताओं में है जिनके खिलाफ न सिर्फ बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है दुनिया के कई देशों में, बल्कि गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। आप जानते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और कुछ ऐसे देश हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू कदम रखेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर जैसे मैंने बताया, भारत लगातार इस्राएली नेताओं का स्वागत कर रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारी विदेश नीति के लिए सही है? आखिर भारत क्या संदेश दे रहा है मध्य पूर्व अरब देशों और यूरोप के कई देशों को? भारत इससे अपना नुकसान नहीं कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नेताओं पर कहां कहां पाबंदी लगी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेज़लेल स्मोट्रिक भारत आते हैं और जैसे कि आप उनका बयान देख सकते हैं, यहां वो बयान दे रहे हैं कि भारत और इस्राएल दोनों आतंकवाद के शिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को नहीं समझता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस्राएल को खुद की तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए। भारत बगैर किसी प्रोवोकेशन के किसी पर हमला नहीं करता। भारत तभी जवाब देता है जब उस पर हमला होता है। मगर हमारे सामने ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां इस्राएल ने न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, बल्कि अत्यधिक जवाबी कार्रवाई की और कई जगहों पर तो बगैर किसी कारण के हमला कर दिया। मसलन ईरान और दोहा, कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में इस्राएल ने यह बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस्राएल अपनी तुलना भारत से कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति का स्वागत भारत में किया जा रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, किन किन देशों में इस्राएल के किन किन नेताओं पर पाबंदी लगी है। सबसे पहले यह खबर देखिए टीआरटी वर्ल्ड की। स्पेन हैज बार्ड इजरायली फार राइट मिनिस्टर्स इतमार बेन ग्विर एंड बेज़लेल स्मोट्रिक joining countries such as the UK, Canada, Netherlands and Norway. The move is part of PM Pedro Sanchez's latest measures against Israel, including an arms embargo and a ban on the goods from illegal settlements, and follows Israel's decision to block two Spanish ministers, sparking a diplomatic rift. सरल शब्दों में कहा जाए, स्पेन ने इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी मंत्रियों इतमार बेन ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिक पर पाबंदी लगा दी है। अब वो ब्रिटेन, कनाडा, नेदरलैंड्स और नॉर्वे जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यह कदम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की नई नीति का हिस्सा है, जिसमें इसराइल पर हथियारों का प्रतिबंध और गैर कानूनी बस्तियों से आने वाले सामान पर रोक भी शामिल है। स्पेन की पाबंदी, नेदरलैंड्स की पाबंदी, नॉर्वे की पाबंदी, ब्रिटेन की पाबंदी। भारत क्यों पीछे है? और भारत ऐसा न करके दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? अब इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। नेदरलैंड्स डिक्लेयर्स फार राइट इजरायली मिनिस्टर्स इतमार बेन ग्विर एंड बेज़लेल स्मोट्रिक पर्सोना नॉन ग्रेटा। इजराइल्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर से नेदरलैंड्स ने भी यही कदम उठाया है और हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात हो रही हैं दोस्तों। दोहा कतर में जो हमला हुआ, भारत ने उसकी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बयान जारी किया है कि मैंने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। कतर के साथ हमारे जबरदस्त बिजनेस इंटरेस्ट हैं। मगर जब आप इस्राएल का इस तरह से साथ देंगे तो आप कहीं ना कहीं कतर में बसे जो भारतीय हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। आपको अंदाजा है दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है कि इस्राएल जिसका स्वागत कहीं नहीं हो रहा है, उनका स्वागत भारत के अंदर हो रहा है। क्या संदेश जाएगा? इस पूरे मामले को समझने के लिए अब मैं आपके सामने बहुत ही सरल अंदाज में कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। गौर फरमाएं।
दुनिया के कई देशों ने कुछ इस्राएली नेताओं, खासकर कट्टरपंथी मंत्रियों इतमार बेन गुवीर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, और बेज़लेल स्मोट्रिक, फाइनेंस मिनिस्टर, पर बैन लगा दिया है। इन पर यूरोपीय यूनियन देश जैसे नेदरलैंड, स्पेन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में पाबंदियां हैं। वजह यह बताई जा रही है कि इन दोनों ने फलस्तीनियों के खिलाफ उकसावे वाली हिंसा को बढ़ावा दिया, गजा में नरसंहार जैसे अपराधों को सपोर्ट किया और वेस्ट बैंक में गैर कानूनी बस्तियों का साथ दिया। नतीजे में इन्हें ट्रैवल बैन, एसिड फ्रीज और कई जगह पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ भी वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इस पर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने आईसीसी पर ही सैंक्शन लगाने का फैसला किया ताकि इस्राइल को सपोर्ट दिखाया जा सके। अब सवाल यह दोस्तों, इसका असर क्या पड़ रहा है इस्राइल पर? असर, इनके नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय इमेज और मूवमेंट पर रोक लगी, डिप्लोमैटिक रिश्तों में दिक्कत बढ़ी, दुनिया में इस्राइल की छवि और अलग थलग यानी आइसोलेटेड पड़ गई है। इसका अमेरिका पर क्या असर है? अमेरिका ने इस्राइल को मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाया, लेकिन इससे दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की। अमेरिका की यह पोजीशन उसे अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही चाहने वाले देशों से टकराव में ला सकती है। सरल शब्दों में कहा जाए, आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया। बेज़लेल स्मोट्रिक और बेन गुवीर कई देशों में नहीं जा सकते, इसमें कई पश्चिमी देश शामिल हैं, मगर भारत में उनका स्वागत किया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं। कतर पर जो हमला होता है ना, तो भारतीय विदेश मंत्रालय यह बयान जारी करता है। क्यों जारी करता है? क्योंकि कतर के साथ भारत के जो बिजनेस रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। कतर में कई भारतीय बसे हुए हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। गौर फरमाया जाए, कतर में करीब 8.5 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की सबसे बड़ी प्रवासी कम्युनिटी है। ये लोग कतर की कुल आबादी का लगभग 25 से 30% हिस्सा बनाते हैं। साथ ही कतर भारत के लिए एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत के कुल एलएनजी इंपोर्ट का लगभग 20% कतर से आता है। कतर ही भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर भी है। मगर भारत क्या कर रहा है? वो इस्राएली नेताओं और मंत्रियों का स्वागत कर रहा है। ये दोहरे मापदंड भारत को दोनों जगह नुकसान पहुंचाने वाले हैं। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत के पक्ष में कोई क्यों नहीं आया? ऐसे मुस्लिम देश भी नहीं आए जो पाकिस्तान का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि 11 सालों से हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम विरोधी चेहरा अपनाया हुआ था, उस चेहरे को हटाने को तैयार नहीं है। ऊपर से अब इस्राइल का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर प्रधानमंत्री से बात की है, यह बयान जारी किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस बयान का फायदा क्या है जब भारत इस्राएली नेताओं का स्वागत कर रहा है? प्रधानमंत्री का बयान आपकी स्क्रीन पर, कहते हैं, आई स्पोक विद एमिर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एंड एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द अटैक्स इन दोहा। India condemns the violation of the sovereignty of the brotherly state of Qatar. We support resolution of issues through dialogue and diplomacy and avoiding escalation. India stands firmly in support of peace and stability in the region and against terrorism in all its forms and manifestations. यानी कहीं ना कहीं जो प्रहार इस्राएल ने किया है, भारत दबे स्वर में उसे आतंकवाद बता रहा है। और क्यों ना हो, बताइए? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कतर पर दोबारा हमला कर सकता हूं और कतर को आतंकवादियों को शह देना बंद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कतर वो देश है जहां अक्सर दो पक्षों के बीच बातचीत होती है। अब इस्राएल क्या कर रहा है? कतर में जाकर हमला कर रहा है।
वहां के नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा है। सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद नीचे आता रहेगा। They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. अब बड़ा प्रश्न है दोस्तों, कतर पहले ही कह चुका है कि इसका जवाब दिया जाएगा और हमारे पास इसका जवाब देने का अधिकार है। कतर के पास एक एयरफोर्स है जिसके जरिए वो जवाब दे सकता है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या कतर में हिम्मत है? क्या अरब देशों में हिम्मत है? क्योंकि कतर के अलावा जॉर्डन है, टर्की है, ऐसे कई देश हैं जो कहने को मुस्लिम देश हैं मगर अमेरिका के पिछलग्गू हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कोई भी कदम उठाने की। जी हां, कहने को सऊदी अरब ने भी इसकी आलोचना की, मगर आप जानते हैं दोस्तों, सऊदी अरब किसका पिछलग्गू है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, मगर हर किसी के पास ईरान जैसा हौसला नहीं होता। सही सुना आपने, हर किसी के पास ईरान जैसा हौसला नहीं होता। मगर वो बात तो बाद में आएगी। मुझे चिंता अपने भारत की है। चिंता यह है कि जिन नेताओं पर पाबंदी दुनिया भर में लग रही है, उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है जो अपने आप में भारत के जो विदेश नीति और सामरिक नीति से जुड़े हित हैं उसके लिए घातक है। अंदाजा लगाइए, ये खबरें और इसकी चर्चा जब मध्य पूर्व में होगी तो इसका नुकसान भारत को कितना हो सकता है। पहले ही हमारी गोदी मीडिया, उसमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भारत को एक मुस्लिम विरोधी छवि दे रहे हैं। ऊपर से हम इस्राएलियों का स्वागत कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि इसका कितना असर, कितना बुरा असर भारत पर पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि विदेश मंत्रालय और बीजेपी सरकार इस पर गौर करेगी। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।